नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज पहलगाम हमले को 10 दिन हो चुके हैं और आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी तक भारत ने पाकिस्तान पर कोई कड़ा बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया। प्रधानमंत्री मोदी स्पष्ट रूप से पहले ही कह चुके हैं कि आतंकवादी और उनके समर्थकों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसी क्या तैयारियां चल रही हैं और ऐसी कौन सी बिसात बिछाई जा रही है जहां लाकर पाकिस्तान को पटकनी दी जाएगी। आज हम आपको भारत की उस युद्ध कला के बारे में बताएंगे जिसके जरिए भारत ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है और अब उसके पास बचने का कोई रास्ता है ही नहीं। इसके बाद आपको बताएंगे कि युद्ध के माहौल में पाकिस्तान को अब अपने सैनिकों पर नहीं बल्कि आतंकियों और प्रोपेगेंडा पर ज्यादा भरोसा क्यों है। जब पाकिस्तान की सेना के शीर्ष लोग चर्चाओं से गायब हैं और दावा किया जा रहा है कि खुद आर्मी चीफ किसी बंकर में कहीं पर छिप गया है, तब पाकिस्तान एक तरफ तो झूठी जानकारी फैला रहा है और दूसरी तरफ आतंकवादियों से रैली करवा रहा है। आतंकवादी हाफिज सईद से जुड़ी पार्टी है पूरे पाकिस्तान में भारत विरोधी रैलियां कर रही है और इनमें हाफिज सईद के पुराने टेप बजाए जा रहे हैं। इन भाषणों में हाफिज सईद पानी रोकने खून बहाने की धमकी दे रहा है, जबकि हकीकत यह है कि खुद हाफिज एक सेफ हाउस में छिपा बैठा है और जब उसे आज तक ने खोज निकाला तो डर की वजह से उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह है स्पेशल वीवीआईपी ट्रीटमेंट जो उसे पाकिस्तान की सरकार सेना की तरफ से दिया जाता है। और अब मेरी एआई वर्जन भी पाकिस्तान से ही जुड़ी खबर आपको बताएगी। अंजना, आज मैं पाकिस्तान के असली चेहरे को बेनकाब करूंगी। पाकिस्तान पकड़े जाने पर ना अपने आतंकवादी स्वीकारता है, ना अपने सैनिकों को एक्सेप्ट करता है और ना ही अब वो अपने नागरिकों को वापस लेने को तैयार है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानियों को पाकिस्तान जाने को कह दिया, जिसके बाद से अब तक करीब 1000 लोग वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान जा चुके हैं। लेकिन आज पाकिस्तान ने अपने नागरिकों के लिए वाघा बॉर्डर के गेट ही नहीं खोले। इसकी वजह से सैकड़ों पाकिस्तानी बॉर्डर पर ही अटक गए। पाकिस्तान के अलावा भारत में भी कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि भारत पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाएगा। इन लोगों का मानना है कि जब पहलगाम अटैक के 10 दिन बाद कोई एक्शन, सैन्य एक्शन नहीं हुआ, मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ, तो अब क्या लेगा। मतलब आने वाले वक्त में आखिर कैसे ये सब होगा। ये ऐसे लोग हैं जो देश की सेनाओं का हौसला कम करना चाहते हैं। इन जैसे लोगों को लगता है कि दो देशों में होने वाली जंग जैसे मोहल्लों में नहीं होता, 2 महल्लों में होने वाली लड़ाई है जिसमें लोग भीड़ जुटाकर पथराव कर लेते हैं, एक दूसरे पर लाठी लेकर मारपीट सब शुरू कर देते हैं बीच सड़क चौराहे पर। सच ये है कि भारत सरकार और भारतीय सेना इन जैसे लोगों की तरह सोचती नहीं है। उसे पता है कि युद्ध कोई आसान कदम नहीं है। एक बार अगर इस रास्ते पर आगे बढ़ गए तो कहां तक जाएंगे ये आपको पहले से तय करना होता है। इसीलिए भारत पाकिस्तान को आर्ट ऑफ वॉर से अभी से ललकार रहा है, हरा रहा है, घेर रहा है। युद्ध कला पर एक बहुत मशहूर किताब है, जरा उसके बारे में आपको आज बताना चाहते हैं। इसका नाम है आर्ट ऑफ वॉर। यह किताब करीब बहुत पुरानी 2500 साल पहले लिखी गई थी और इसके लेखक थे चाइना के एक जनरल सुन त्सु। अब देखिए, भारत ने पहलगाम हमले के बाद अभी तक जो कदम उठाए हैं उसकी झलक इस किताब में लिखी गई कुछ बातों से बहुत हद तक मिलती जुलती है। सुन त्सु का कहना था कि युद्ध की सर्वोच्च कला है बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना। और भारत ने अभी तक पाकिस्तान पर कोई सीधा हमला नहीं किया, बल्कि सिंधु जल संधि स्थगित कर दी, एयर स्पेस बंद कर दिया, यानी हवा पानी दोनों बंद, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, व्यापार बंद कर दिया। ये ऐसे कदम है जिनसे पाकिस्तान बिना लड़े ही घुटने पर आने लगा है। अभी से ही उधर से गुहार लगाया जा रहा है कि हम पे हमला ना हो। देश का विपक्ष चाहता है कि भारत सरकार संसद का विशेष सत्र बुलवाए और ये बताए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या एक्शन लेने वाले हैं। सुन त्सु ने अपनी किताब में जो लिखा है ये सभी लोगों को सुनना चाहिए। युद्ध की योजनाओं को हमेशा छिपा कर रखो
और जब आगे बढ़ो तो वज्र की तरह गिरो। भारतीय सेना भी अपनी रणनीतिक योजनाओं के बारे में किसी को नहीं बताना चाहेगी। आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सेना को खुली छूट देते हुए कहा कि हमले का समय, निशाना, तारीख सब कुछ सेना को तय करना है और वो दिन आएगा जब 140 करोड़ भारतीयों को विजय का एहसास होगा। तो अगर किसी को लगता है कि भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमला करने की योजनाओं, हमले के तरीकों या फिर टारगेट में कुछ बता देगी तो वो गलत है। लेकिन आज सवाल यह है कि भारत पाकिस्तान को जवाब आखिर कब देगा? इस सवाल का जवाब भी इसी किताब में आर्ट ऑफ वॉर में है और भारतीय सेना भी इसे जानती है। सुन तzu ने लिखा था, जो देश जानता है कि वो कब लड़ सकता है और कब नहीं, वही जीतता है। और अगर आपके शत्रु को लगता है कि आप उनसे दूर हैं तो उसे यकीन दिलाइए कि आप उसके पास ही हैं। भारत सरकार और सेना को पता है कि वो कब लड़ सकते हैं, इसीलिए युद्ध से पहले पाकिस्तान की घेराबंदी चल रही है और भारतीय सेनाएं उसके पास ही खड़ी हैं। अब दूसरी तरफ हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से एक एक करके तस्वीर साफ हो रही है। सच ये है कि पाकिस्तान को पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जिस तरह पुरानी हिंदी फिल्मों के क्लाइमैक्स में विलेन से कहा जाता था कि पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है, उसी तरह भारत ने भी युद्ध से पहले अपने विलेन पाकिस्तान की घेराबंदी कर ली है। भारत ने पाकिस्तान को रणनीतिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से, आर्थिक रूप से पूरी तरह से घेर लिया है। पाकिस्तान की पहली घेराबंदी सैन्य रणनीति से शुरू होती है। भारतीय सेनाओं ने सीमा पर अपनी अपनी स्थिति मजबूत कर ली है ताकि आदेश मिलने पर तुरंत सैन्य कार्रवाई हो सके। नौसेना ने समुद्र में मोर्चा संभाल लिया है। हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी पूरी फ्लीट के साथ अरब सागर में, देखिए सागर को चीरते हुए अरब सागर में पाकिस्तान के करीब मौजूद है। थल सेना ने सीमा पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। एलओसी पर पाकिस्तान के सीज फायर वायलेशन का एक के बाद एक दनादन जवाब गोलियों से दे रही है। वायुसेना ने भी आसमान में चौकसी बढ़ा दी है। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है, इसीलिए अब वायुसेना पाकिस्तान की जो हर उड़ान है उस पर नजर रख रही है ताकि उसका कोई विमान भारत में घुस ही ना पाए। पाकिस्तान की दूसरी घेराबंदी कूटनीतिक रूप से हो रही है ताकि पाकिस्तान को पूरी तरह से दुनिया से अलग थलग किया जा सके और कोई उसकी मदद करने की सामने ना आ सके। पहलगाम हमले के बाद भारत ने दुनिया के हर देश को आतंकी हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत दिखाए हैं। 1 to 1 सबको समझाया गया है। भारत सरकार ने एक डोजियर भी तैयार किया है जिसमें आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान के शामिल होने के बारे में सब कुछ जानकारी डाल दी गई है और ये डोजियर सबको दिया जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और विदेश मंत्रियों से मुलाकात करके पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चाबंदी में जुड़े हुए हैं और अब यूएनएससी में भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा तैयार हो रहा है। पाकिस्तान की तीसरी घेराबंदी उसको आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए की गई है। यह कैसे होगा? पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि स्थगित कर दी गई जिससे पाकिस्तान में सूखे की स्थिति बनेगी, खेती पर, अर्थव्यवस्था पर, सब कुछ, फसलों पर असर पड़ेगा। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। अब इस रास्ते से जितना भी व्यापार होने वाला था ये सब कुछ बंद हो जाएगा। व्यापार के बंद से पाकिस्तान को करीब 3,800 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अब इसके क्या माने हैं? एयर स्पेस बंद कर दिया है, पाकिस्तान को एक लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है जिससे हवाई यात्रा परिचालन का खर्च बढ़ गया है उनके लिए। वैसे ही इसीलिए कहते हैं कंगाली में आटा गीला। भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान पर आर्थिक स्ट्राइक की थी, फिर उसके बाद भारत ने उस पर कूटनीतिक स्ट्राइक कर दी और अब समय है सेना की स्ट्राइक का। और संकेत तो यही मिल रहे हैं कि युद्ध के शतरंज पर बिसातें बिछ चुकी हैं। बस चाल चलने की देरी है, उसी का इंतजार है जिसके बाद भारतवासियों का जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा।
आइए बताते हैं आपको, जंग में हमले से पहले की तैयारियां बहुत जरूरी होती हैं, बड़ी होती हैं और महत्वपूर्ण होती है। और सबसे ज्यादा, युद्ध से भी ज्यादा अगर ध्यान होना चाहिए एक सबल सेना का कहीं पर, तो वो तैयारियों पर होना चाहिए। तैयारी जितनी मजबूत, हमला उतना ही खतरनाक होगा। सेना ये भी अनुमान लगाकर चल रही है कि अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो ये लंबा चल सकता है, इसीलिए तैयारी पक्की होनी जरूरी है। पाकिस्तान की घेराबंदी इसी तैयारी का हिस्सा है, जिसकी एक झलक अरब सागर में दिखी है। भारतीय नौसेना ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को उसकी पूरी फ्लीट के साथ अरब सागर में उतार दिया है और यहां पर वो पाकिस्तान पर नजर रखे हुए हैं। अरब सागर में पाकिस्तान की उकसाने वाली जो हरकतें हैं वो भी शुरू हो गई हैं। सोचिए आप, इसीलिए उसको शांत करने के मकसद से INS विक्रांत को कई डिस्ट्रॉयर युद्धपोतों के साथ अरब सागर में उतार दिया गया है। समंदर में इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच जो हलचल है उसे देखकर संकेत मिल रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को समंदर में घेर लिया है और पाकिस्तान इससे परेशान होने लगा है। तो कुल मिलाकर जो बड़ी तस्वीर है, ऐसा इस बार लग रहा है कि न सिर्फ हमने अटारी बॉर्डर सील किया है, बल्कि अरब सागर के रास्ते जो हमारी तैयारी है वो शायद पाकिस्तान के लिए नाक में दम करने वाली है। हम आपको अब विस्तार से बताना चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों की नौसेना अरब सागर में एक दूसरे के आमने सामने है और दोनों के बीच में जो दूरी है वो करीब करीब 85 नॉटिकल माइल की है। ये देखिए, अब इसको जब आप देखेंगे, ये हम आपको पूरी दिखा रहे हैं दूरी 85। यहां पर पाकिस्तान की जो नौसेना है वो युद्धाभ्यास करती है। ये ग्रीन नोटिफिकेशन जो उन्होंने आगे बढ़ा दिया है 2 मई से, उसकी भी वजह जानिए, क्योंकि 3 मई तक भारत कर रहा था। जैसे ही पता चला कि भारतीय नौसेना यहां पर 3 मई तक कर रही है, उन्होंने भी पहले 27 अप्रैल तक करने वाले थे, फौरन एक्सटेंड कर दिया और 2 मई तक कर दिया। यहां पर पाकिस्तान की जो नौसेना है, ये पूरा आप देख रहे हैं अरेबियन सी या अरब सागर है, वो प्रैक्टिस करते हैं और यहां पर भारतीय सेना करती है। ये तीनों जो देख रहे हैं आप, 1 2 3 4, ये चारों जो ये पूरा गुजरात में कच्छ के इलाके से जुड़े हुआ आप हिस्सा देख रहे हैं, यहीं पर 1 2 3 4 ये तमाम जगह है जहां पर भारतीय नौसेना अपना प्रैक्टिस करती है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें, दोनों के बीच की दूरी वही 85 नॉटिकल माइल्स है। देखा जाए तो ये स्थिति शांतिकाल की स्थिति तो नहीं कही जा सकती है। भारत और पाकिस्तान की नौसेनाओं ने लगभग एक ही समय पर अरब सागर में युद्धाभ्यास का ऐलान किया। इस वजह से दोनों नौसेनाओं के युद्धपोत अपने अपने समुद्री क्षेत्र में रहकर एक दूसरे की सीमाओं के पास खड़े हैं, बहुत करीब आ चुके हैं, 85 नॉटिकल माइल्स। ये जो 4 बॉक्सेस आप देख रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया हरे रंग के, वो भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की स्थिति है। ये हिस्सा भारतीय समुद्री क्षेत्र का ही है, लेकिन पाकिस्तान की जो समुद्री सीमा है उसके करीब है। इससे कुछ ही दूरी पर आपको एक और बॉक्स नजर आ रहा है जो हम बता रहे हैं आपको, ये पाकिस्तानी युद्धपोत की लोकेशन है, ये वाला देखिए, और यहीं पर बीच में जो दूरी है वो आपने देख लिया है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर है अरब सागर में, यही है। और अब सवाल यह है कि आखिर दोनों ही नौसेनाओं यहां पर क्या कर रही हैं। तो अब हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद INS विक्रांत की पूरी फ्लीट को भारत ने अब अरब सागर में ही तैनात कर दिया था। इसके अलावा भारत ने यहां अपनी मिसाइलों का युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया था। पाकिस्तान को डर है कि भारत उन पर हमला कर सकता है, इसीलिए उसने जोश जोश में अपने युद्धपोतों को भी भारत की समुद्री सीमाओं के नजदीक तैनात कर दिया। भारत ने पड़ोसी जो देश हैं उनको अपने युद्धाभ्यास का ग्रीन नोटिफिकेशन जारी किया था। भारत उन्हें बताया था कि हम 30 अप्रैल से 3 मई तक अपने समुद्री क्षेत्र में युद्धाभ्यास करेंगे। ये ग्रीन नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया जाता है ताकि पड़ोसी देशों को यह ना लगे कि भारत ने उन पर हमला कर दिया या हमले की मंशा से मिसाइलें दागी थी। अब देखिए, भारत के इस युद्धाभ्यास से पाकिस्तानी सेना में इतना खौफ था कि उसने भी भारत की नकल करते हुए पिछले कुछ दिनों में 4 ग्रीन नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। उसने सबसे पहले 26-27 अप्रैल को युद्धाभ्यास के बारे में बताया था, फिर उसके बाद उसने एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया और कहा कि अब हम 30 अप्रैल से 2 मई तक युद्धाभ्यास करेंगे। उसे मालूम था कि भारत भी इन्हीं तारीखों पर युद्धाभ्यास
करने वाला है। अगर आप मैप पर देखेंगे तो पाकिस्तान ने युद्धाभ्यास की पहली जानकारी जब दी थी तब उसकी लोकेशन कुछ और थी, और फिर बाद में देखिए जब दूसरी जानकारी दी तब लोकेशन कुछ और है। अब खबर है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि वो युद्धाभ्यास की तारीख एक दिन के लिए और बढ़ा रहा है। आमतौर पर अगर आप देखिएगा तो सेनाएं युद्धाभ्यास के दौरान दुश्मन पर हमला करने और पलटवार करने जैसी प्रैक्टिस करती हैं। इसमें गोलियां चलाई जाती हैं, इसमें टैंक से फायर होते हैं, मिसाइलें दागी जाती हैं। भारतीय सेना इस बात से हैरान है, जो सुनकर आप भी घर में हैरान हो जाएंगे। भारतीय सेना इस बात से हैरान है कि पाकिस्तान की नौसेना ने अपने युद्धाभ्यास में एक भी मिसाइल ही नहीं दागी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तानी नौसेना के पास युद्ध के जो साजो सामान की इतनी कमी है कि अभ्यास के लिए उनके पास 2 से 4 मिसाइलें भी नहीं है। ये तो उनकी हालत है। भारतीय नौसेना पाकिस्तानी सेना की एक छोटी सी गलती का इंतजार कर रही है और इसीलिए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत लड़ाकू युद्धपोतों की पूरी फ्लीट के साथ वहां पर मौजूद है। भारतीय नौसेना पिछले कुछ दिनों से एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस भी कर रही है और इसी वजह से पाकिस्तान में एक डर है। रातों को जागता है पाकिस्तान, जागते हैं पाकिस्तान के मंत्री, जागती है उनकी सरकार। भारतीय नौसेना ने निपटने के लिए पाकिस्तान से कराची एयरबेस पर 25 फाइटर जेट्स तैनात किए हैं ताकि हमले की स्थिति में वो भारत से निपट सके। ये वही फाइटर जेट है जो उसे कहां से मिले? चीन। इसमें ज्यादा कुछ गैस करने का होता नहीं है। एक वही मुल्क है जिससे वो भीख मांगता है और वो बार बार देता रहता है। वैसे पाकिस्तान को हम याद दिलाना चाहते हैं कि साल 1971 में जब उसने भारतीय वायुसेना के एयरफील्ड्स पर हमले किए थे तब उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची पोर्ट को तबाह कर दिया था। भारतीय सेना का हमला इतना भीषण था कि कराची पोर्ट 7 दिनों तक जलता रहा और उसे महीनों तक बंद रखा गया था। इस हमले की सफलता ने पाकिस्तान को इस युद्ध में कभी उबरने का मौका ही नहीं दिया। नौसेना ने अरब सागर में अपनी मौजूदगी से पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है और उधर जम्मू कश्मीर रीजन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की रणनीति को अपने हाईटेक जैमर से जैम कर दिया है। भारतीय सेना LOC के एयर स्पेस पर निगरानी कर रही है। उसने पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों में लगे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को खराब कर दिया है। इसके लिए भारतीय सेना ने अपना एक हाईटेक जैमर लगाया जिससे पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों का पूरा जो नेविगेशन सिस्टम है वो भ्रमित हो जाएगा और वो हमला करने की स्थिति में ही नहीं रहेगा। अब आने वाले वक्त में क्या हो सकता है? वायुसेना भी भारतीय एयर स्पेस की सुरक्षा में तैनात हो गई है क्योंकि भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। भारत का ये कदम पाकिस्तान की रणनीतिक और आर्थिक घेराबंदी का तरीका है। रणनीतिक रूप से देखा जाए तो अब पाकिस्तान का कोई भी विमान अगर भारतीय एयर स्पेस में घुसेगा तो वो शायद वापस नहीं जा पाएगा। और देखिए, अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो इस कदम से पाकिस्तान को हर दिन करोड़ों करोड़ रुपए का नुकसान भी तो हो रहा है। भारत से व्यापार बंद होने पर पाकिस्तान को अगर आप देखिए तो हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। अब भारत ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। अभी तक चीन, मलेशिया, थाईलैंड जाने के लिए आपको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है वो भारतीय एयर स्पेस का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब वो ऐसा कर नहीं पा रही हैं। अगर हम आपको मैप के जरिए समझाएं तो पाकिस्तान के लाहौर से अगर किसी व्यक्ति को मलेशिया के कुआलालंपुर जाना है तो वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस उसे भारत से होते हुए मंजिल तक पहुंचाती थी और इस यात्रा में लगते थे करीब 5.5 घंटे के आसपास। लेकिन अब आप देखिए कि नया रूट क्या हो गया है। नए रूट में लाहौर से उड़ान भरने वाली जो फ्लाइट है वो चीन, लाओस, थाईलैंड होते हुए मलेशिया के कुआलालंपुर पहुंचाया जाएगा और अब यात्रा 8.5 घंटे तक इसमें लगेंगे। इससे यात्रा में समय भी ज्यादा लगेगा, पैसा भी ज्यादा खर्च होगा। पाकिस्तान को नए रूट से ट्रैवल करने की वजह से हर दिन 4 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। यानी अगर ये स्थिति महीने भर चली तो उसे 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का तो
डैमेज ही हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने भारत से टकराव के चक्कर में खुद अपने ही पैर पर, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। तो एक बार मैप आ गया है, आपको बता ही देते हैं पाकिस्तान की कमर तोड़ने की जो तैयारी है। जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान पहले जाता था, भारत के जरिए पहुंचता था मलेशिया तक, अब उसे कैसे चीन, म्यांमार, थाईलैंड होते हुए वो मलेशिया पहुंचेगा। लगभग 3 घंटे से ज्यादा का एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, ज्यादा ईंधन लगेगा, ज्यादा नुकसान लगेगा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था और इस वजह से उसको मिलने वाला ओवरफ्लाइट चार्ज भी बंद। पाकिस्तान के एयर स्पेस को इस्तेमाल करने के लिए भारतीय एयरलाइन कंपनियां वो उसे ओवरफ्लाइट चार्ज देती थी और इसीलिए हमने आपको कहा ना कि पाकिस्तान जैसा मुल्क है जो कुल्हाड़ी पर जाकर अपना पैर मारता है, एयर स्पेस बंद किया और जो ये ओवरफ्लाइट चार्ज उनको मिलता था वो हर महीने करोड़ों रुपए उसको कमाई इससे होती थी, लेकिन उसने अपना एयर स्पेस बंद करके अपनी कमाई खुद ही ताला लगा दिया, बंद कर दिया। भारत से अमेरिका और यूरोप जाने वाली 100 से ज्यादा फ्लाइट्स पाकिस्तानी एयर स्पेस से होकर जाती हैं। प्रतिदिन पाकिस्तान को ओवरफ्लाइट चार्ज के तौर पर 2 करोड़ रुपए मिलते थे, जो अब बंद हो चुका है। प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए। पिछले 10 दिन में पाकिस्तान अपना 20 करोड़ रुपए का नुकसान तो करवा चुका है। ये नुकसान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब आते हैं कूटनीति। पाकिस्तान पर भारत की तरफ से हर तरह की स्ट्राइक हो रही है। अभी तक भारत ने हमला नहीं किया, सीधा सैन्य हमला, लेकिन पाकिस्तान की चीखें निकलनी शुरू हो गई हैं। अब भारत पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर अलग थलग कर रहा है। इसकी अगुवाई खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। जब यह हमला हुआ तब से एस जयशंकर हर रोज लगातार एक दिन में कई विदेशी नेताओं से बात कर रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान की आतंकी करतूतों के बारे में बता रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है अमेरिका के साथ हुई उनकी बैठक की। 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ, 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई। फिर 1 मई को विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से हुई और आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से बात की है। इस बातचीत को आप सही तरीके से देखिए, इसके बहुत मायने हैं। अगर भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्री आपस में बात कर रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री को बताया कि पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म को किस तरह से बढ़ावा देता है और अब दुनिया को आतंकवाद के प्रति आंखें मूंदे रहना बंद करना होगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भारत के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के पूर्ण समर्थन की बात दोहराई है। इसको फिर से समझिए। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के पूर्ण समर्थन की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर से भी बात कर रहे हैं। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को डिप्लोमैटिकली पूरी तरह से दुनिया में अलग थलग कर दिया जाए, उसकी सही पहचान लोग कर सके। यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनमें से पाकिस्तान भी एक है। लेकिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को छोड़कर बाकी 9 देशों के जो विदेश मंत्री हैं उन सब से बात की है, उन्हें पहलगाम आतंकी हमले की पूरी जानकारी दी है। भारत का मकसद संभावित जवाबी कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना है। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि दुनिया को ये मैसेज दे सकें कि जब हम पाकिस्तान में अटैक करके अपने दुश्मनों को खत्म करेंगे तो फिर दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान की मदद के लिए ना आए। इसीलिए विदेश मंत्री ने दक्षिण कोरिया, अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गयाना, पनामा, स्लोवेनिया, सिएरा लियोन और सोमालिया के विदेश मंत्रियों से बात की। ये सारे देश इस वक्त यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। असल में भारत पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि जो पाकिस्तान आज खुद को दूध का धुला बता रहा है, कह रहा है कि उसका आतंकवाद से कोई लेना देना ही नहीं है, वो दरअसल आतंक का एपी सेंटर है।
आतंकवादियों का आका है, टेररिज्म का एक्सपोर्टर है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सच है, ये हकीकत है। पिछले कई दशकों से पाकिस्तान की धरती क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कट्टरपंथी विचारधारा, जिहादियों के लिए ही जानी जाती रही है। ये बात तो पूरी दुनिया को पता है कि जब अफगानिस्तान पर सोवियत संघ ने हमला किया तो अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने ही सोवियत संघ से लड़ने के लिए मुजाहिदीन तैयार किए। और खुद कहते हैं, उसके विदेश मंत्री ने खुद अभी इंटरव्यू में कहा है कि 30 साल से हम आतंकी पैदा करते हैं, आतंकी उतारते हैं, आतंकियों को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए भेजते हैं। पाकिस्तान ने सोवियत संघ से लड़ने के लिए मुजाहिदीन तैयार किए थे। इसके बदले में पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से अरबों डॉलर्स मिले, और ये ऑन रिकॉर्ड इमरान खान ने भी कहा है। लेकिन नतीजा ये हुआ कि सोवियत अफगान वॉर खत्म होने के बाद जिहाद खत्म नहीं हुआ। जो सांप पाले थे वो घर के अंदर ही डसने को बैठ गए। फिर 90 के दशक में पाकिस्तान ने कश्मीर में जिहाद की आग में झोंकना शुरू कर दिया, आज तक जारी है। 2008 का मुंबई का 26/11 का हमला तो पूरी दुनिया के सामने है, जिसमें पाकिस्तान से ही आतंकवादी आए थे, उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी। पाकिस्तान के आतंक का जिंदा सबूत अजमल कसाब भारत के पास था। और फिर मई 2011 में दुनिया का जो सबसे बड़ा आतंकवादी अलकायदा का जो हेड है उसामा बिन लादेन कहां मारा गया? पाकिस्तान में। उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ने मार गिराया था। तो पाकिस्तान ये डिनाई कर ही नहीं सकता, इनकार नहीं कर सकता कि आतंकवाद से उसका कोई लेना देना है। कौन मानेगा? सच तो यह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी कुछ दिनों पहले कह चुके हैं, खुद ही टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, हम आतंक परस्त देश है, आतंकी है, खुद ही बोला, आप ही सुनिए। और अब बात उस हाफिज सईद की, जिसे पाकिस्तान की फौज ने बहुत कड़ी सुरक्षा में छिपा कर रखा हुआ है ताकि उसके खिलाफ भारत की कोई स्ट्राइक ना हो जाए। लेकिन पाकिस्तान की फौज और सरकार भारत के खिलाफ नफरत भड़काने के लिए हाफिज सईद का इस्तेमाल पूरा कर रही है। हम जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का पॉलिटिकल विंग है, यानी हाफिज सईद की जो राजनीतिक पार्टी है उसके लोग हैं। इसका नाम है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग। इन हालात में डर तो इतना है, हाफिज सईद को छुपाए बैठे हैं, लेकिन सड़कों पर किसको उतारते हैं? हाफिज सईद की पार्टी पूरे पाकिस्तान में घूम घूम कर प्रदर्शन कर रही है, प्रदर्शनों का आयोजन कर रही है, और इन रैलियों में हाफिज सईद के नफरती भाषण चलाए जा रहे हैं। देखिए, फूलों की बारिश हो रही है। और ये सब कौन है? ये लोग, ये हाफिज सईद की राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जो बड़े बड़े मतलब डीजे रख के, बड़े बड़े स्पीकर्स रख के, खुली गाड़ियों पर हाफिज सईद की पार्टी के जिहादी चल रहे हैं। और इन बड़े स्पीकर्स पर हाफिज सईद के जहरीले भाषण चलाए जा रहे हैं, जिसमें वो भारत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। न सिर्फ भारत को कोस रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी खिलाफ वहां पर बोल रहा है। हाफिज सईद खुलेआम भारत को धमकी दे रहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो फिर दरियाओं में पानी की जगह खून बहेगा। वैसे शागिर्दी लगता है बिलावल भुट्टो ने भी कर रखी है, क्योंकि वो भी यही लाइन बोल रहे थे। और अब ये सब कुछ रिकॉर्ड करके बड़े बड़े स्पीकर्स पर पाकिस्तान की सड़कों पर इस तरह से उतर रहे हैं जिहादी। हालांकि यह हाफिज सईद का बहुत पुराना बयान है, लेकिन अब पाकिस्तानियों को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए उसके इस बयान का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सुना आपने, ये हाफिज सईद के जिहादी हैं जो राजनीतिक पार्टी के नाम पर पाकिस्तान की सड़कों पर उतर रहे हैं, लोगों को भारत के खिलाफ उकसा रहे हैं और खून का दरिया बहाने की बात कर रहे हैं। वैसे मिलता जुलता ही बात कही थी ना बिलावल भुट्टो ने, तो कौन किसका शागिर्द है समझना ही मुश्किल है। आतंकी, नेता, सेना सब बराबर। ये प्रदर्शन पाकिस्तानी पंजाब के बड़े बड़े शहरों में हुए हैं, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला। हाफिज सईद के जिहादियों ने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला है। ये प्रदर्शन बताते हैं कि पाकिस्तान भले ही दुनिया के सामने ये दावा करे कि वो खुद आतंकवाद का पीड़ित है, लेकिन सच हकीकत ये है कि पाकिस्तान आतंकवाद का पीड़ित नहीं, पाकिस्तान आतंकवाद का एक्सपोर्टर है। सोचिए,
मुंबई के 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद इतना एक्टिव है कि वो अपनी पार्टी के जिहादियों को सड़कों पर उतारकर पब्लिक को भारत के खिलाफ भड़का रहा है, जिहाद की धमकी दे रहा है, और ये सब पाकिस्तान में खुलेआम हो रहा है। खून की नदियां बहाने की बात कौन कर रहा है, और ये सब कुछ पाकिस्तान की सड़कों पर हो रहा है। फिर भी पाकिस्तान कह रहा है कि वो भारत के खिलाफ आतंकवाद नहीं फैलाता। जरा सुनिए कैसे हाफिज सईद की पार्टी के जिहादी पाकिस्तान की सड़कों में घूम घूम कर भारत के खिलाफ जिहाद के लिए उकसा रहे हैं। किस तरह से उकसाया जा रहा है, धर्म के नाम पर जिहाद के लिए बताया जा रहा है, ये सब कुछ आपने देख लिया। हाफिज सईद और उसकी पार्टी भले ही भारत को धमकी दे रही है, लेकिन सच ये है कि हाफिज सईद बहुत ज्यादा डरा हुआ है। हम बताते हैं कैसे। इसीलिए पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान ने उसकी सुरक्षा में 4 गुना इजाफा कर दिया है। हाफिज सईद की सुरक्षा में पाकिस्तान की आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है। सोचिए अब सेना क्या कर रही है, हाफिज सईद की सुरक्षा में लग गई है आतंकी की। सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई, साथ ही लश्कर के ऑपरेटिव इस वक्त हाफिज की सुरक्षा में लग गए हैं। उसके कंपाउंड में ड्रोन से सर्वेलेंस किया जा रहा है। उसके 4 किलोमीटर के दायरे में हाई रेजोल्यूशन के सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, और ये भारत को धमकी दे रहा है कि खून बहा देंगे। असल में जब हाफिज सईद को एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया और उसके आतंकी संगठन लश्कर तैयबा पर प्रतिबंध लगा, तो फिर उसने दूसरे हथकंडे अपनाए। पाकिस्तानी जिसके हम उसकी बात कर रहे हैं, उसकी पॉलिटिकल पार्टी की, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग असल में लश्कर तैयबा की कवर ऑर्गेनाइजेशन है। हाफिज सईद इससे सीधा जुड़ा हुआ है। यहां तक कि उसका जो बेटा है तलहा सईद, 2024 का आम चुनाव आपको याद होगा, वो लड़ा था। ये PMML इसी के टिकट पर लाहौर से चुनाव लड़ा था। बुरी तरह से हालांकि वो हार गया था। भारत ने हमेशा यही डिमांड की है कि पाकिस्तान को अपनी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकवाद नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान मानता नहीं था। जब हाफिज सईद की नफरती स्पीच खुलेआम सुनाई जा रही है, उसकी पार्टी के जिहादी ही भारत के खिलाफ जिहाद फैलाने की बात कर रहे हैं, जगह जगह घूमकर माइक पर बड़े बड़े स्पीकर्स पर कर रहे हैं, अब दूसरा कौन सा सबूत चाहिए। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस हमले के 10 दिन के बाद भी एक सवाल का जवाब नहीं मिला है कि बेगुनाहों की हत्या करने वाले आतंकवादी कहां गायब हो गए। सुरक्षा बल पिछले 10 दिनों से हर जगह आतंकियों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। सवाल यह है कि क्या घने जंगल, ओवरग्राउंड वर्कर्स और नेचुरल शेल्टर आतंकवादियों के छुपने में मददगार साबित हो रहे हैं। एनआईए की टीम पहलगांव की बैसरन घाटी में कैंप कर रही है। एनआईए के डीजी सदानंद दाते भी ग्राउंड जीरो पर जायजा ले रहे हैं। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है, फिर भी आतंकी सुरक्षा बलों की पकड़ से बाहर है। सूत्रों के मुताबिक 100 से ज्यादा लोगों से एनआईए ने पूछताछ की है, और इनमें करीब, अगर आप देखिए तो 15 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो सीधे एनआईए की रडार पर है, और इनसे कई बार पूछताछ की जा चुकी है। एनआईए की कुछ टीम्स हैं, कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स से मिली जो अहम जानकारी है, उसके आधार पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी शुरू कर चुकी है। एनआईए को अलगाववादी संगठनों के समर्थकों पर भी शक है, इसीलिए पूरे जम्मू कश्मीर में अगर आप देखिए तो हुर्रियत के कई जो अलग अलग गुट हैं, जमाते इस्लामी के समर्थक हैं, उन सब के यहाँ छापेमारी की गई है। किसी सुराग को छोड़ा नहीं जा रहा है। कहीं से भी मिला हुआ कोई तिनका उन लोगों तक पहुंचा ले जाएगा जो भारत के दुश्मन हैं। इन छापेमारी में बड़ी संख्या में अगर आप देखिए तो देश विरोधी चीजें बरामद की गई हैं, जो इस बात का इशारा कर रही हैं कि इन संगठनों ने पहलगांव के हमलावरों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार करने में मदद की थी। एनआईए ऐसे लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स की भी जांच कर रही है। अनंतनाग जिले के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकवादियों के छुपने के लिए जगह मिल जाती है। अब देखिए, इसके साथ ही इन पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक गुफाएं हैं, आतंकियों को तलाशना मुश्किल है। के सूत्रों के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के हिस्से में अभी भी बताया जा रहा है कि आतंकवादी मौजूद है। एनआईए की जांच भी इस पर केंद्रित रही है कि जब हमला हो रहा था तब कुछ और आतंकवादी भी थे जो छिपे हुए थे।
अगर सुरक्षा बल जवाबी हमला करे तो उन्हें कवर फायर दिया जा सके। ये आतंकवादी पूरी तैयारी के साथ आए थे। इनके पास 1 से 2 सप्ताह का अगर आप देखें तो उनके पास राशन भी पड़ा था, जिसके सहारे ये अलग अलग जगह पर छिप रहे हैं। एजेंसियां कई जो टेक्निकल गैजेट्स हैं वो लगाकर इन आतंकवादियों की तलाश कर रही हैं, जिसमें जो फोलिएज पेनिट्रेटिंग रडार भी है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पर ग्रीनरी है तो उसको भी कैसे पार करके उस पार दिख सके, फोलिएज पेनिट्रेटिंग रडार शामिल है। लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन दावा ये जरूर किया जा रहा है कि जल्दी ही एजेंसियां इन आतंकियों तक पहुंच जाएगी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक कोई ओवरग्राउंड वर्कर जरूर है जिसने बैसरन पर हमले करने के लिए आतंकियों को लोकेशन बताई, एग्जिट प्लान दिया, उनका साथ दिया। एजेंसियां कॉल डिटेल के साथ बैंक अकाउंट्स को भी यहां पर पूरे इलाके में चेक कर रही हैं। इन्वेस्टिगेशन का दायरा 10 से 12 किलोमीटर से शुरू किया गया था, लेकिन अब इसका दायरा काफी बढ़ा दिया गया है, जिससे भागे हुए आतंकियों और उनके मददगारों को या तो ढेर किया जाए या फिर पकड़ा जाए। कई लोग वहां मौजूद लोग हैं उन पर भी शक जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कई जो महिलाएं वहां से वापस आई हैं वो इशारा कर रही हैं, वो भी अहम जानकारी दे रही हैं। शुभम ने उस बंदे से पूछा था कि भैया ऊपर नेटवर्क है, तो हाँ हाँ भैया फुल नेटवर्क है ऊपर। बोल देता नहीं है नेटवर्क तो शुभम जाता ही नहीं, वो नहीं जाता, हम नहीं जाते। तो उनको तो ले जाना था ना। इसके अलावा हम 11 लोग थे सर, हम 11 के 11 ऊपर जा रहे थे। तो उसमें से मेरी सिस्टर इन लॉ जो है ना, उनको घोड़े से डर लग रहा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, फिर वो वैली आती है। तो पहले पॉइंट पे ही दीदी ने कहा कि मेरे को डर लग रहा है। तो उनके साथ जो कुछ और हमारे फैमिली मेम्बर्स थे, दे वर ऑल्सो स्केर्ड। तो उन्होंने बोला हमें भी डर लग रहा है, हम भी वापस जाएंगे। तो घोड़े वाले उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि नहीं आप चलिए ऊपर, चलिए ऊपर, बहुत सुंदर है ये वो। 10 मिनट उन्होंने इस बारे में सिर्फ बहस की है, जबकि मेरे फादर इन लॉ उनसे परमानेंट कह रहे थे कि अरे पैसे पूरे लो तुम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पैसे पूरे लो, लेकिन हम ऊपर नहीं जाएंगे। ये कह रहे पैसे की कोई बात नहीं, आप चलिए ऊपर। दे वर टॉकिंग, दे वर सेइंग, वो बोल रहे हैं हमसे कपल में चलिए। आपका कपल कौन है? द पर्सन आस्क्ड मी आपका कपल कौन है? आपके वो दोनों आपके मम्मी पापा हैं, वो अब साथ में। वो पूछता उसने प्रॉपरली हम लोगों से कि ये कपल साथ में चलिए आप लोग। तो क्या मतलब था, उन्हें पता था ना। वहाँ से आप कैसे निकले, कितनी देर तक ये पूरा जो है मंजर चला, कैसे आप लोग नीचे रेस्क्यू होके आए? आसपास कोई लोग थे जिनसे आपने मदद? रेस्क्यू नहीं किया किसी ने हमें, हम खुद ही आए हैं। मेरे को मेरी बहन नीचे लेके आई है, लोगों के घर वाले नीचे लेके आएंगे, जो बचे हैं उनके पास कोई हेल्प नहीं थी। हमें 45 मिनट लगा ही होगा नीचे आने में, तब तक कोई हेल्प नहीं थी, ना ऑन द वे कोई हेल्प थी, ना नीचे कोई हेल्प थी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले में आतंकी फारूक अहमद डिडवा का नाम सामने आया, जिसके द्वारा तैयार किए गए ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क ने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया। फारूक लश्कर का टॉप कमांडर है, पीओके में छिपा हुआ है। पिछले 2 सालों में इसी आतंकी के ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क ने कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया है, और इनमें सबसे खतरनाक पहलगाम आतंकी हमला है। कुपवाड़ा के रहने वाले इस आतंकी का घर कुछ दिनों पहले सुरक्षा बलों ने जमींदोज किया था। 1990 से 2016 तक लगातार पाकिस्तान और भारत के बीच ये इधर से उधर आता जाता रहा है, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब उसके घर को जमींदोज किया गया था। आइए आपको अब सुनाते हैं। आज राजधानी में गृह मंत्री अमित शाह दहाड़े हैं पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने एक बार फिर से अपनी सरकार की तरफ से ये प्रतिबद्धता जाहिर की है कि हम आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस रखेंगे और चुन चुन कर मारेंगे। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी
बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और अब आइए आपको बैसरन घाटी से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। जांच में पता चला है कि 15 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकी यहां पहुंचे। 7 दिन के अंदर पहलगाम में 3 टूरिस्ट स्पॉट्स पर रेकी की थी। बैसरन घाटी जाने वाले जो रास्ता है उस पर सीआरपीएफ की तैनाती की गई है और अगर आगे जाने की इजाजत उस पर नहीं है। हमला करने वाले 3 आतंकी आपस में बातचीत के लिए अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल भी कर रहे थे। पहलगाम हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आतंकी 15 अप्रैल को ही पहलगाम आ गए थे और पहलगाम के 3 इलाकों की रेकी की थी, जिसमें से एक पहलगाम का अम्यूजमेंट पार्क है। इस वक्त हम अम्यूजमेंट पार्क हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं वो लगी हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में जो सैलानी हैं वो आते हैं। हम आपको सीधे अम्यूजमेंट पार्क से तस्वीरें दिखाते हैं। अब जांच में खुलासा हुआ है कि जो एक आतंकी है उसने इस अम्यूजमेंट पार्क की रेकी की थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर सुरक्षा बड़ी कड़ी होती है, इस वजह से यहाँ पर हमले की प्लानिंग को टाल दिया गया था। अगर आपको बताऊं, ये पहलगाम के बीचों बीच में मौजूद है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो सैलानी है वो आते हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। और आतंकी यही चाहते थे कि जब वो हमला करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निशाना बनाएं और इसी के तहत उन्होंने इस पार्क की रेकी की थी। इसके अलावा 2 और जगह है जिनकी रेकी की थी, लेकिन सभी जगहों पर सुरक्षा बेहद कड़ी होती है और अगर वहां आतंकी हमला भी करते इन 3 जगहों पर तो सुरक्षा कर्मी है वो तुरंत पास आ जाते। इस वजह से बैरसन घाटी को उन्होंने चुना, क्योंकि वो एक तो ऊंचाई पर है, वहां पर अगर वो हमला करते हैं तो आराम से हमले को अंजाम दे सकते हैं और फरार हो सकते हैं। अगर हमले के बाद सुरक्षा कर्मियों को पता भी चलता है तो बैरसन घाटी पहुंचने में आधा घंटा लगता है। इस वजह से बैरसन घाटी को आतंकियों ने चुना, जबकि अम्यूजमेंट पार्क की भी रेकी की थी। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ अरविंद ओझा, पहलगाम, आज तक। और अब आपको पाकिस्तान का वो चेहरा दिखाएंगे जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं, चाहे वो अपने सैनिक हो, अपने आम नागरिक हो। आज पाकिस्तान ने भारत से जा रहे अपने लोगों के लिए वाघा बॉर्डर के गेट नहीं खोले। ये वो लोग थे जिन्हें पाकिस्तान लौटना था। पाकिस्तान जाने के लिए सैकड़ों लोग बॉर्डर पर पहुंचे, लेकिन वाघा बॉर्डर के गेट ना खुलने की वजह से ये लोग वहीं पर अटके हुए हैं। हालांकि इन लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने इनकी डेडलाइन बढ़ा दी है। पहले सरकार ने सभी पाकिस्तानियों को 30 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया था। इस बार सरकार ने कोई तारीख तय नहीं की है, लेकिन अगले आदेश तक इन्हें भारत छोड़ना होगा। पहलगाम हमले के बाद से 30 अप्रैल तक 926 पाकिस्तानी अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान जा चुके हैं, जबकि 1841 लोग पाकिस्तान से भारत आ चुके हैं। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर के गेट नहीं खोले तो कई पाकिस्तानी भारत की तरफ ही अटके हुए हैं। पाकिस्तानी नागरिक सूरज कुमार बलूचिस्तान से अपनी मां को हरिद्वार लेकर आए थे, लेकिन अब वो बॉर्डर पर ही फंस गए हैं। ये हम आपको उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके अलावा कराची में रहने वाले हर्ष कुमार अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे, लेकिन गेट ना खुलने की वजह से वो यहीं पर अटके हुए हैं। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और इंडिया कब आए थे आप? मैं बलूचिस्तान कोयटा का रहने वाला हूँ। मैं इंडिया 15 अप्रैल को आया था मम्मी को हरिद्वार करवाने। तो हम हिंदू मज़हब की जो है ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने बड़ों को, अपने मम्मी पापा को ये हरिद्वार वगैरह करवाएं, हरमंदिर साहिब के दर्शन करवाएं। तो ये देखें, अभी जिन्होंने जुर्म किया उन्हें पकड़ें, आवाम को क्यों तंग कर रहे हैं? तो आवाम कम से कम एक साये में बैठने की जगह तो दें। तो भारत सरकार ने एक ऑर्डर निकाला है कि 30 को बॉर्डर बंद होना था, लेकिन अब भी जो पाकिस्तानी यहाँ बचे हैं हिंदुस्तान में वो वापस जा सकते हैं। लेकिन आज हालात क्या है कि आपके सुबह से कह रहे हैं उस तरफ गेट नहीं खोलेंगे पाकिस्तान की तरफ से? किसी को अलाउ नहीं किया गया, कुछ पूछा ही नहीं है हम लोगों से आके कि वहाँ पे आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। बस खड़े, गाड़ियों में आए, रिक्शों में आए, खड़े कि वहीं पे खड़े। आप हर्ष कहाँ के रहने वाले हैं? कराची।
कराची के। और इंडिया में क्या करने आया था? नानू नानी के साथ मिलने आया था, उनकी तबीयत खराब थी, उसकी वजह से उनके साथ मिलने आया था। तो अब सुबह से चाहे भारत सरकार ने ऑर्डर दे दिया है कि आप लोग जा सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है गेट नहीं खुले हैं अभी तक, इस वजह से आप लोग यहाँ फंसे हुए हैं। कितने बजे अटारी बॉर्डर पे आप पहुंच गए थे और क्या हालात है? हम 8:30 बजे अटारी बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। हम 3 दिन सफ़र करके आए थे छत्तीसगढ़ से, सीधा ट्रेन से निकल के सीधा यहाँ आए हैं। गर्मी बहुत धूप है यहाँ पे, हम खड़े हैं, ना कोई पानी का बंदोबस्त है ना कुछ है, हम इधर फंसे हुए हैं। अभी 2 बज रहे हैं, हम 8:30 बजे से आए हैं। हम क्या करें, हमारी फैमिली वहाँ परेशान हो रही है, हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। जख्मों से डर मत, वो तुझको तराशेंगे, हर चोट तुझे और मजबूत बनाएगी।